नमस्कार, मैं सजाब सर कैप्टन जिले सिंह एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हो कि बोर्ड रैंकर नाम से यूट्यूब चैनल शुरू किया गया है, जिसमें बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फिजिक्स की क्लास मैं लूँगा और ऐसे ही सभी सब्जेक्ट के क्लासेस इस चैनल पर आपको लाइव मिल जाएंगे। जैसा कि हम लोग फिजिक्स की क्लास में सबसे पहले शुरू करेंगे पहले चैप्टर से, पहले लेक्चर से। और एक बात समझ लीजिए कि पूरा का पूरा बोर्ड एग्जाम में टोटल जितने चैप्टर आते हैं सभी के लेक्चर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे और सभी के लेक्चर A to Z आपको बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेंगे। जहां तक मैं बात करूं तो फिजिक्स की क्लास आपका टोटल 90 क्लासेस में टोटल इस सब्जेक्ट को खत्म किया जाएगा। 90 लेक्चर में आपको पूरा फिजिक्स जो है प्रोवाइड किया जाएगा। फिजिक्स के पहले चैप्टर में अगर बात किया जाए तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के बारे में स्टडी करनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इन सब के बारे में स्टडी इस लेक्चर में आपको करना है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूं। मैं सजाब सर यहाँ पर कैप्टन जिले सिंह एकेडमी में पीजीटी क्लासेस को टीच करता हूं और जहां तक सब्जेक्ट का बात है, एक्सपीरियंस की बात है, तो इस सब्जेक्ट में मेरा एक्सपीरियंस नियर अबाउट 10 ईयर्स का है। तो आपको मैं बता दूं तो फिजिक्स की क्लास में सबसे पहला लेक्चर जो है वो आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का होगा। ऐसे ही करके लगभग सभी चैप्टर के आपको लेक्चर वाइज वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका काम सिर्फ इतना है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे कि सबको फायदा हो सके। जो भी बोर्ड एग्जाम के एस्पिरेंट हैं सबको इससे फायदा हो। यहां पर अगर मैं बात करूं तो यहां पर जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं, फिजिक्स में कौन कौन से आपके टॉपिक आज कवर होंगे। सबसे पहले लेक्चर फर्स्ट में कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे यहां पर उसके बारे में डिस्कशन किया गया। सबसे पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज। आपको जहां तक दिख रहा होगा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में आपको पढ़ना है इस चैप्टर में। इलेक्ट्रिक चार्ज की पूरी स्टडी करनी है। इलेक्ट्रिक चार्ज की शुरुआत कहां से होती है, ये सब बातें डिस्कस करना है आपको इस लेक्चर में। उसके बाद आएगा कुलाम्स लॉ। कुलाम्स लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे और कुलाम्स लॉ के एप्लीकेशन, कुलाम्स लॉ का जो एप्लीकेशन होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इस लेक्चर में हम लोग उसके बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले मैं पहले टॉपिक की बात करूं तो सबसे पहला टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना है तो आपको यह जानना होगा कि इलेक्ट्रो, ये पूरा यूनिट का नाम क्या है, इसके बारे में आपको जानना होगा। तो सबसे पहले यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है ये बात आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि चार्ज बेसिक प्रॉपर्टी है पूरे के पूरे 12th के फर्स्ट बुक का, क्योंकि चार्ज से ही हम लोग शुरुआत करेंगे 12th के पूरे फर्स्ट बुक को। तो चार्ज के बारे में आपको यहां पर पढ़ना है, चार्ज में क्या क्या होता है उसके बारे में देखना है। लेकिन सबसे पहले तो हम चार्ज साइंस के किस ब्रांच में पढ़ते हैं, तो सबसे वो ब्रांच है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच होता है, देखो टोटल इलेक्ट्रो है चार्ज के बारे में स्टडी करना, जिसमें दो टाइप होते हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक और एक इलेक्ट्रोडायनामिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या करते हैं, चार्ज को रेस्ट के बारे में स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक डील विद द स्टडी ऑफ फिनोमेना एसोसिएट विद इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। याद रखिएगा कि हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में, इसके बारे में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, रेस्ट में होता है, और इसकी बात हम करते हैं। तो आपको मैंने बताया कि दो टाइप से इलेक्ट्रिक चार्ज हम लोग पढ़ते हैं, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक और दूसरा इलेक्ट्रोडायनामिक। अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज रेस्ट में होता है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। और वहां पर यू माइट हैव ऑब्जर्व सम ऑफ दीज केस, और इसके बारे में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट केस के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब चार्ज रेस्ट में है तब की बात करनी है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक में कुछ प्रॉपर्टी आती हैं, जैसे कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो कौन सा
क्या प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में भी अपने को स्टडी करनी है। तो चार्ज अगर रेस्ट में होता है तो आपको पता है होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। अगर चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है अगर चार्ज रेस्ट में। कभी भी इस चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में ही स्टडी करेंगे, चाहे कुछ भी हो। अगर चार्ज रुका है, अगर क्यू चार्ज रुका है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अलावा और कुछ जनरेट नहीं होगा अगर चार्ज रेस्ट में है तो यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग चार्ज पढ़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन सबसे पहले चार्ज की प्रॉपर्टी देखते हैं। तो चार्ज अगर रुका है तो एक बात क्लियर हो गया कि क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आपसे पूछा जाए क्या चार्ज रुका है तो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो याद रखो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो B बराबर 0 होता है, और जो एनर्जी होता है, एनर्जी या आप कह सकते हो कि एनर्जी रेडिएशन जो होता है, एनर्जी वो भी 0 होता है, एनर्जी रेडिएशन भी 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ आपको एक बात याद रखना है कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है अगर चार्ज रेस्ट में है तो इतना बात आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ से आपके किसी भी एग्जाम में, चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या बोर्ड का एग्जाम हो, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन होता है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर चार्ज रेस्ट में है तो क्या प्रोड्यूस होता है, अगर चार्ज मोशन में है तो क्या प्रोड्यूस होता है। तो याद रखो अगर रेस्ट में है तो ये सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस करता, एनर्जी नहीं प्रोड्यूस करता। तो इसके बारे में आपको जानना है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब देखो चार्ज की जहां तक बात किया जाए तो चार्ज का इफेक्ट आप लोग जनरली ऐसे देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको अगर कहीं एल्युमिनियम का आपको कैप है, उस पर अगर हमने ऐसे हाथ रखा तो कई बार हमें झटका सा लगता है। यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाया गया है तो एक पिक्चर से, जिससे आप क्लियर कर सकते हो कि यहाँ पर चार्ज क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग कॉम का यूज करके जैसे ही हम एक पेपर को बहुत छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया जाए और उस कॉम को उस पर अगर हम थोड़ा सा भी टच करते हैं उस कॉम को तो वो क्या करता है, वो उस पर अट्रैक्ट करता है। ये चार्ज की इफेक्ट की वजह से ही होता है। और यहाँ पर भी आपको चार्ज का इफेक्ट होता है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दिख रहा है चार्ज के बारे में जो कि आपको जानना है। The Greek first noticed electric charge by rubbing amber with fur. The Greek word of amber is electron. याद रखो सबसे पहले ग्रीक लोगों ने इसके बारे में नोटिस किया था, इसलिए हम लोग इसको ग्रीक वर्ड के एम्बर से ही जानते हैं। एम्बर को कहते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से ही आपका चार्ज प्रोड्यूस होता है। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, इन सब केस में आपने क्या देखा, ये सब इलेक्ट्रिक चार्ज यहां पर दिखाया गया है। नाउ लेट अस सी व्हाट एग्जैक्टली हैपन हियर, इसमें क्या हुआ है एग्जैक्टली, इसके बारे में यहां पर देखना है। अब देखो जैसे अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मोशन में होता है तो यहाँ पर करंट जनरेट होता है। अगर कॉपर वायर में इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है तो यहाँ करंट जनरेट होता है। तो अगर करंट जनरेट होता है तो आपको पता है कि ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोडायनामिक, और इसको पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में। ये बेसिक है आपका इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनामिक का, जो कि मैंने आपको क्लियर किया। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैट एंड व्हाट इज इलेक्ट्रोडायनामिक, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रोस्टैट और इलेक्ट्रोडायनामिक के बारे में। सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। आपको ये चीज क्लियर हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, व्हेन चार्ज आर स्टेशनरी और रेस्ट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, व्हेन चार्ज आर इन मोशन। अब मोशन में भी दो टाइप से हो सकता है, या तो वो यूनिफॉर्म मोशन कर रहा हो या एक्सेलरेटेड। तो ये सब आगे हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। अभी के लिए बस इतना ध्यान दीजिए कि दो पार्ट होते हैं, या तो चार्ज रेस्ट में हो या चार्ज मोशन में हो। ये दो पार्ट के बारे में हम लोग देखते हैं। अब आता है कंसेप्ट ऑफ चार्ज। अब अगर चार्ज की बात करें ना, चार्ज जो होता है किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है। चार्ज अपनी प्रॉपर्टी होता है मैटर का। जैसे एग्जांपल के तौर पर कोई भी अगर एलिमेंट है, अगर कोई भी एलिमेंट है उससे इलेक्ट्रॉन अगर लूज हो रहा हो या गेन हो रहा हो तो आप याद रखो उस पर चार्ज आएगा। अब वो कौन सा चार्ज आएगा वो तो बाद की बात है। अब यहां पर अगर बात करूं, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉज इट इज एक्सपीरियंस फोर्स।
व्हेन क्लोज टू ईच अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर। याद रखो ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है जो कि फोर्स प्रोड्यूस करता है। अगर दो चार्ज हम पास पास लाते हैं तो कोई भी दो चार्ज अगर पास लाते हैं तो वो फोर्स जनरेट होता है। यहां पर एक क्वेश्चन आपका आता है कि चार्ज जनरेट कैसे होता है, तो अगर उसकी बात करूं तो आप एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है, मान लो सोडियम है, सोडियम, इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 प्रोटॉन। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज -11e हो जाएगा और प्रोटॉन का चार्ज +11e। अब बताओ टोटल चार्ज कितना हुआ? 0। मतलब एक बात क्लियर हो गया। यहां से आपको एक चीज जानना है, नोट करके आप चाहो तो लिख सकते हो कि एक चीज जानना है कि यूनिवर्स में या दुनिया में या वर्ल्ड में कोई भी एलिमेंट है, अगर उसके चार्ज की, टोटल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज उस एलिमेंट का क्या होता है? टोटल चार्ज जो होता है वो न्यूट्रल फॉर्म में होता है, 0 होता है। तो यहां पर उसका एग्जांपल आपने देखा, जैसे सोडियम है, सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है। अगर टोटल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज इसका क्या है? 0 है। तो ये चीज याद रखो, यूनिवर्स में या वर्ल्ड में कोई भी मैटर किस फॉर्म में होता है? न्यूट्रल फॉर्म में। ये नोट करके आप लिख सकते हो। वैसे ही क्लोरीन, क्लोरीन में आपको पता है 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 17 प्रोटॉन। अगर इलेक्ट्रॉन 17 है तो इसका चार्ज होगा -17e और प्रोटॉन है तो +17e। बताओ टोटल कितना हुआ? टोटल 0। मैंने इसी तरीके से आपको बताया कि चार्ज कौन डिसाइड करता है किसी भी एलिमेंट में? चार्ज जो है वो डिसाइड करता है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। अब एक चीज क्लियर होना चाहिए कि क्या इलेक्ट्रॉन मूव करता है या प्रोटॉन? आप तो खुद ही बता सकते हो कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से क्या मूव कर सकता है, लेकिन प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। आपको ये चीज क्लियर होना चाहिए कि न्यूक्लियस के अंदर कोई एलिमेंट है तो उस पर न्यूक्लियर फोर्स से बाउंडेड होगा, और न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? कभी भी वो आप उसे आसानी से तोड़ नहीं सकते, इसलिए प्रोटॉन को आप निकाल नहीं सकते। अगर प्रोटॉन को आप नहीं निकाल सकते तो प्रोटॉन को मोशन भी नहीं करवाया जा सकता, इसलिए हम लोग जिसका मोशन करवाते हैं वो होता है इलेक्ट्रॉन। तो याद रखिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का ही मोशन होता है। तो मान लो सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन आया, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन आया तो आपको पता है क्लोरीन पर गेन हुआ है और क्लोरीन पर 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो क्लोरीन के टोटल चार्ज हो गए -18e। और प्रोटॉन कितना हुआ? प्रोटॉन जितना था उतना ही रहेगा, +17e। प्रोटॉन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, -e। अब हम कहने लगते हैं कि क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज है। बताओ कैसे आया नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज आया कहां से? नेगेटिव चार्ज आया, आप साफ साफ देख रहे हो कि जब एक इलेक्ट्रॉन इससे कूद के इस पर आया है तो क्लोरीन पर क्या आया? नेगेटिव चार्ज आया। और आपके सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गया है तो आपको पता है अब सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो -10e, और प्रोटॉन कितना है? +11e। टोटल हो गया आपका +e। तो इसीलिए सोडियम पर एक पॉजिटिव होता है और क्लोरीन पर एक नेगेटिव होता है, और यही चार्ज आपका डिसाइड करता है कि किसी भी मैटर पर क्या चार्ज है। इनिशियली सभी मैटर क्या है, सभी एलिमेंट क्या है? न्यूट्रल फॉर्म में होते हैं। तो अगर कभी भी क्वेश्चन आता है ऐसा कि सभी मैटर किस फॉर्म में होता है, तो आपको एक ही चीज का एक ही जवाब देना है कि न्यूट्रल फॉर्म में होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आया, ये चीज क्लियर होना चाहिए कि चार्ज आता कैसे है। चार्ज आता है हमेशा ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिख देता हूं, चार्ज ऑकर ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लॉस और गेन होने की वजह से चार्ज जो है वो प्रोड्यूस होता है। अब यहां पर आपको ध्यान देना है कि चार्ज प्रोड्यूस होता है ड्यू टू लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पर अगर बात किया जाए कि चार्ज अगर मान लो पॉजिटिव और निगेटिव आता है तो आपको मैंने बताया कि वो एक्सपीरियंस करता है एक फोर्स का, और वो फोर्स क्या होता है वो तो हम लोग कुलाम्बियन फोर्स में पढ़ेंगे, कुलाम्स लॉ में पढ़ेंगे। लेकिन अभी क्या होता है इसके बारे में, इसका इफेक्ट क्या होता है ये चीज जानना जरूरी है। अब हम हो सकता है कि दोनों जो चार्ज हैं वो दोनों पॉजिटिव हो, या हो सकता है एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, या हो सकता है दोनों क्या हो? नेगेटिव हो। ये तीनों केस हो सकता है आपका।
तीनों केस हो सकता है। और उसमें आपको क्या जानना है, तो आप एक बात दिमाग में बैठाइए कि इसमें अगर मान लो पॉजिटिव और निगेटिव है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आएगा, दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। और अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, रिपल्सन होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये चीज आपको याद रखना है, इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो ये चीजें मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव और निगेटिव है तो ये दोनों क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव है तो ये दोनों आपके रिपेल करेंगे, रिपल्सन होगा। ये चीज आपको जानना है। द फोर्स इज ड्यू टू प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। याद रखिए, फोर्स किसकी वजह से आता है, वो चार्ज की वजह से आता है। तो इतना बात आपको चार्ज के बारे में जानना है। चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। चार्ज जो होता है वो स्केलर होता है, ये भी बात आपको याद रखना है। चार्ज में कोई डायरेक्शन नहीं होता। अगर मान लो चार्ज देते हैं हम, चार्ज अगर हमने दिया 4 कूलम, तो मैं ये नहीं कहता कि 4 कूलम इन नॉर्थ डायरेक्शन, ये कभी नहीं कहा जाता। तो याद रखिए, हमेशा जो चार्ज होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब अगर बात किया जाए कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो कि आपको जानना होगा कि प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है, ये कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। आपके एग्जाम में क्वेश्चन मिलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज से। अगर यहां पर बात किया जाए व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी यहां पर है, चार्ज लाइक मास इज अ फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। आपको याद होगा, मैंने जब शुरू में चार्ज के बारे में शुरू किया तो सबसे पहले यही बताया कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी मैटर का। याद रखिएगा, चार्ज तो याद रखिए, जैसे मास इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, वैसे ही चार्ज भी किसी भी बॉडी का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। चार्ज कैरी बाई अ प्रोटॉन इज पॉजिटिव एंड दैट कैरी बाई अ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव। ये कह सकते हैं बेटा, जिसमें ज्यादा प्रोटॉन है वो पॉजिटिव होगा, जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उसमें नेगेटिव होगा। तो ये चीज हो गया। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। ये चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना आपने पढ़ा उसके बारे में यहाँ पर है, जो कि मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये सब तीनों प्रॉपर्टी है जो चार्ज की प्रॉपर्टी है। अब अगला है द फोर्स बिटवीन चार्ज वेरी एज द इनवर्स स्क्वायर ऑफ द सेपरेशन, जो कि हम लोग कूलम्ब लॉ में पढ़ेंगे। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व, ये चीज आपको समझना होगा। व्हाट इज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ चार्ज, तो याद रखिए इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो चार्ज की सबसे पहले यूनिट आप जान लो। तो यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज हमेशा याद रखना है कि एसआई में कूलम होता है चार्ज की यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज जो होता है वो कूलम होता है। अब यहां पर आपको जानना है कि कंजर्वेटिव नेचर का मतलब क्या होता है। मैं तो यही इसी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर रहा हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। तो याद रखिए कंजर्वेटिव नेचर ये है, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लो एक एलिमेंट है 4 कूलम का, एक एलिमेंट है 4 कूलम का और दूसरा एलिमेंट है 6 कूलम का। हमने कहा इन दोनों को टच किया, हमने दोनों को क्या किया, टच किया। 4 कूलम और 6 कूलम को टच किया गया। टच करने के बाद इस पर अगर -2 कूलम आ गया तो आपसे पूछा बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा। तो सिंपल आपको एक बात याद रखना है कि ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, कंजर्व। कंजर्व मतलब टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज। जो टोटल इनिशियल चार्ज होगा वही टोटल फाइनल चार्ज होगा। टोटल इनिशियल आपको साफ साफ दिख रहा है 4 और 6, तो आपका आ गया 4 + 6। टोटल फाइनल आया -2 पहले पे है, दूसरे पे अपने को फाइंड आउट करना है तो Q, तो Q की वैल्यू आ गई आपका 10 और 2 12 कूलम। ये आपका आंसर आ गया कि दूसरे पर 12 कूलम आया। तो आपको एक चीज दिख रहा है कि चार्ज ऑलवेज क्या होता है, कंजर्व होता है। चार्ज हमेशा क्या होता है, कंजर्वेटिव नेचर होता है। तो ये प्रॉपर्टी यही कहता है। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन दे सकता है कि इनिशियल कुछ चार्ज दिया और मान लो 2-3 एलिमेंट दिया, उसका इनिशियल चार्ज दिया, उसने कहा कि दोनों को टच किया गया, एक पर इतना चार्ज आया, दूसरे पर इतना आया, तीसरे पर बताओ। तो ऐसे ही करना होगा अगर जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है। अगला है चार्ज इज क्वांटाइज, तो कंजर्व तो हो गया।
कि कंजर्व क्या होता है इसके बारे में आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चार्ज इज क्वांटाइज, अगली प्रॉपर्टी है चार्ज इज क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब आपने अभी देखा था कि एक सोडियम था और यहां क्लोरीन था, यहां से आपने देखा था कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से इधर आया था। क्या कभी हम आधा इलेक्ट्रॉन लेकर जा सकते हैं क्या? इलेक्ट्रॉन तो खुद ही इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, उसको और कितना आधा करके ले जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वही क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है वही क्या होता है, चार्ज के बराबर होता है। चार्ज क्वांटाइज का मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। याद रखिएगा चार्ज जो होता है हमेशा इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है। चार्ज जो होता है वो इंटीजर मल्टीपल होता है, मतलब हमेशा Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, हमेशा E के इंटीजर मल्टीपल होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। तो चार्ज इंटीजर मल्टीपल होता है, ये चीज याद रखना है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है आपका, अब कोई भी क्वेश्चन दे दिया, जैसे अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ेंगे वहां से भी यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे पूछा कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो रहा है, बताओ टोटल करंट कितना होगा। तो आपको करंट का फार्मूला भी चाहिए और Q इक्वल टू प्लस माइनस एन भी चाहिए। तो आपको यहाँ पर Q इक्वल टू प्लस माइनस एन करके चार्ज निकालना सीख लो, या आप वहीं पर आप सीख सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर सीखोगे तो यहाँ पर तो आपको n देगा और आपसे Q पूछ लेगा, या Q दे देगा n पूछ लेगा, यही दो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपकी यहाँ की जो क्वेश्चन है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करने। तो याद रखिए n दे दिया, मान लो कह दिया आपसे कि 1 कूलम चार्ज लाने में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना ट्रांसफर होगा। देखो मेरे को तो याद है, लेकिन आपको कैसे, अगर मान लो याद ना हो तो कैसे फाइंड आउट करोगे, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा कि हाउ many electron transfer for 1 कूलम चार्ज। तो अगर हम इसकी इस क्वेश्चन को करेंगे तो Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई होता है, 1 कूलम यहाँ रख दिए इक्वल टू एन ई, और n इक्वल टू होगा 1 बाई ई, और e की वैल्यू आपको पता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। इसको सॉल्व किया, आपको पता है 10 का पावर माइनस 19 ऊपर जाके 10 का पावर प्लस 19 हो जाएगा। तो हमने किया 10 का पावर प्लस 19 डिवाइडेड बाई 1.6। अब यहाँ 1.6 दिख रहा है तो इसको 16 करने के लिए ऊपर 0 करना पड़ेगा, तो यह 10 बाई 16 आ गया इंटू 10 का पावर 19। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0.625 इंटू 10 का पावर 19, इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा 1 कूलम चार्ज के लिए। अब ये अगर रिजल्ट आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। आपको याद रखना है कि 1 कूलम चार्ज अगर लाना है हमको, तो 1 कूलम लाने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर होंगे, तो याद रखना है 0.625 इंटू 10 का पावर 19। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करोगे तो 1 कूलम चार्ज आपका आएगा। 1 कूलम चार्ज लाने के लिए आपको टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर इतना करना पड़ेगा। अब अगर बात किया जाए तो 1 कूलम चार्ज लाने के लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इस पर क्वेश्चन कोई भी दे सकता है। मान लो आपसे कहा कि 5 कूलम लाने के लिए कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो आपको पता है कि 0.625 इंटू 5 इंटू 10 का पावर 19, ये 5 कूलम चार्ज लाने के लिए। 10 कूलम लाने के लिए तो 10 से मल्टीप्लाई, इस तरीके से जितने कूलम चार्ज लाने के लिए आपको ट्रांसफर करने को बोलेगा आप आसानी से कर सकते हो। तो ये चीज हो गया आपका टोटल चार्ज इज क्वांटाइज, जिस पर हमने बताया क्वेश्चन कैसे बनता है। अगला है इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव नेचर होता है चार्ज में एडिटिव नेचर का मतलब हो गया कि टोटल जो चार्ज होता है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल चार्ज होता है, मतलब साइन के अकॉर्डिंग सबको ऐड कर दिया जाए तो टोटल चार्ज आता है। मतलब अगर मान लो ऐसे कोई सिस्टम ऑफ चार्ज है, यहाँ प्लस Q1 है,
यहाँ -Q2 है, यहाँ +Q3 है, तो आपको पता होना चाहिए Q नेट बराबर जो आएगा वो +Q1 -Q2 +Q3, ये हो गया आपका टोटल चार्ज। तो कैसे टोटल चार्ज आता है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप कैसे निकालोगे, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि टोटल चार्ज क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि टोटल चार्ज इज द अलजेब्रिक सम ऑफ द इंडिविजुअल चार्ज। एक एक चार्ज को सबको अलजेब्रिक सम कर दिया जाए, मतलब एक एक को जोड़ दिया जाए, तो वो टोटल चार्ज के बराबर आ जाता है। तो ये हो गया चार्ज इज एडिटिव, जो कि मैंने आपको क्लियर किया। इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट, इसका मतलब होता है आपको ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखना है चार्ज की, कि चार्ज जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। मतलब चार्ज को अगर स्पीड दे दिया जाए, अगर चार्ज को वेलोसिटी दे दिया जाए, तो चार्ज के वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि Q एट रेस्ट इज इक्वल टू Q इन मोशन। याद रखिएगा, अगर चार्ज को रेस्ट में रखा जाए या मोशन में रखा जाए, उसकी वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज इज इनवेरिएंट एज इट डजंट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और द ऑब्जर्वर। याद रखिएगा Q एट रेस्ट इक्वल टू Q एट मोशन, ये चीज आपको ध्यान देना है, ये चीज आपको क्लियर करना है। यहां तक आपको समझ में आया अच्छे से। अब मैं आगे बढ़ सकता हूं कि चार्ज की प्रॉपर्टी में चार्ज डेंसिटी इज मैक्सिमम एट शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये आगे चल के जब गॉस थ्योरम हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर इसका बहुत रोल होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, इस प्रॉपर्टी का। तो याद रखिएगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर देखा जाए तो यहां देखिए दो सरफेस है आपका, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहां पर सर्कुलर है। आपको पता है सर्कुलर में हर जगह रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है तो हर जगह चार्ज भी क्या होगा, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा। लेकिन क्या यही हर जगह जैसे चार्ज यहां पर सेम है, क्या यहां पर भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह सेम होगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर हर जगह चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होगा। जहां शार्पली कर्व होगा वहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे यहां पर आपको दिख रहा है कि यहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है तो यहां चार्ज की वैल्यू कम है। तो याद रखिएगा, यहां पर आपको ध्यान देना है ये चीजें। तो जो शार्पली कर्व होता है वहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा ज्यादा होता है, और जहां से एक सा होता है तो वहां पर चार्ज की वैल्यू यूनिफॉर्म होता है। जैसे स्फेरिकल स्फेयर, we have seen that there are two types of charge, namely positive and negative charge। ये चीज तो क्लियर है। and their effect tend to cancel each other। वो तो अगर उसमें बात किया जाए तो ऐसा ही होता है, ऐसा ही, इसी के वजह से वहां पर शार्पली कर्व चार्ज जो होता है वहां पर चार्ज की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, और जहां यूनिफॉर्मली होता है वहां पर चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। अब एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ ये सब कहाँ से आता है। जैसे जनरली अगर एक्सप्लेन किया जाए, जैसे अगर कोई मैटर है, मान लो इस तरीके से, ये कैसा बॉडी होगा, इस पर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं है, बताओ कैसा होगा? आपको पता है कि कोई भी एलिमेंट किस फॉर्म में होता है, न्यूट्रल। न्यूट्रल है तो मतलब क्या इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन नहीं है क्या? बिल्कुल है। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना प्रोटॉन है। अगर यहाँ प्लस माइनस की बात करूं तो हर जगह अपना प्लस माइनस है, हर जगह अपना प्लस माइनस है। तो जैसे ही इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या करता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी भी पढ़ेंगे। तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ खींचता है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उधर पॉजिटिव चार्ज जाएगा, और निगेटिव चार्ज हमेशा उसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। चलो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। लेकिन जो शार्पली कर्व होता है ना, शार्पली कर्व में वो डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता। और जहां पे आपको ये दिख रहा है, आपको पता है जितना चार्ज इधर जाएगा उतना ही चार्ज इधर जाएगा, तभी तो ये टोटल न्यूट्रल होगा। तो होता क्या है कि यहां पर अब देखो रीजन ज्यादा है, यहां पर रीजन कम है, तो यहां जितना चार्ज जाना है उतना ही चार्ज यहां जाना है, तभी न्यूट्रल होगा, तभी तो न्यूट्रल होगा। तो यहां पर ज्यादा चार्ज जाएगा एज कंपेयर टू, आपको पता है कि दोनों तरफ सेम चार्ज जाएगा, लेकिन यहां पर कम रीजन है तो यहां ज्यादा चार्ज होगा, डेंसिटी ज्यादा होगी, जबकि यहां पर ज्यादा रीजन है तो यहां पर डेंसिटी कम होगी। मेन रीजन यही होता है जनरली। और भी इसका अगर देखा जाए, फिजिक्स ज्यादा हाई लेवल पर है, तो अभी बोर्ड लेवल पर हम लोग बात करेंगे तो उसमें नहीं जाएंगे। तो यहां पर अगर बात किया जाए तो ये चीज है।
If the size of charge body are very small as compared to the distance between them, we treat them a point charge. वो तो क्लियर होना चाहिए कि अगर कोई बॉडी का साइज बहुत छोटा है तो उसको हम लोग ट्रीट किस तरह करते हैं, पॉइंट चार्ज की तरह। और ज्यादातर हम लोग क्वेश्चन जो है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो या फोर्स के बारे में, हम लोग पॉइंट चार्ज लेकर ही क्वेश्चन को करते हैं या फार्मूला निकालते हैं। तो याद रखो, जो भी चार्ज बॉडी वेरी स्मॉल है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस, वो कहलाता है क्या, पॉइंट चार्ज। All the charge content of the body is assumed to be concentrated to one point in the space. आपको जितना चार्ज उस बॉडी का है, उसका ये नहीं कहते कि वो पूरा यूनिफॉर्मली है, हम लोग मानते हैं कि एक पॉइंट पर टोटल चार्ज क्या है, कंसंट्रेटेड है। उसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये सब बेसिक प्रॉपर्टी आपको जानना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूं। अगर ये सब चीज नहीं जानोगे तो आगे कुछ नहीं देख पाएंगे हम लोग। अब ये सब चीजें आपको मैंने बता ही दिया कि टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 होता है। चार्ज एक स्केलर होता है, ये भी बता दिया। हाउएवर देयर इज वन डिफरेंट मास एंड चार्ज, वो क्या डिफरेंस होता है। मास ऑफ द बॉडी इज ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखिएगा, मास जो होता है बॉडी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। प्रॉपर साइन हैव टू बी यूज व्हाइल एडिंग द चार्ज इन अ सिस्टम। अभी मैंने बताया कि क्वांटाइजेशन, जैसे एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल में अलजेब्रिक सम होता है। अलजेब्रिक सम में हम क्या करते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव लिखते हैं, जो निगेटिव चार्ज है उसको निगेटिव लिखते हैं, और उसी तरीके से उसे ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम कंटेनिंग 5 चार्ज +1 +2 +3 +4 एंड 5 इन सम आर्बिट्ररी यूनिट इज, अगर हम इसको जोड़ा जाए तो टोटल क्या आएगा, 15, और वही उसकी यूनिट होगी। तो ये चीज हमने बताया, आपको क्वांटाइजेशन बताया, जो प्रॉपर्टी है वही सब चीज के बारे में थोड़ा, जैसे एडिटिव नेचर के बारे में बता दिया। अब क्वांटाइजेशन क्या होता है इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। Q बराबर प्लस माइनस एन बता दिया, ये सब चीजें क्लियर कर दी। ये सब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में, E की वैल्यू वहां पर क्वेश्चन में, जैसे यहाँ 1 कूलम चार्ज लाने में टोटल नंबर ऑफ कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, 6 × 10⁻18, तो मैंने आपको बताया था 0.625। ये सब चीज हमने क्लियर कर ली है। अगर देखा जाए बोर्ड लेवल पर, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जो कि मैंने आपको बताया, तो मैंने कहा कि बोर्ड लेवल पर जितनी जरूरत है उतने के हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज मैंने आपको बता ही दिया है कि कैसे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होता है। टोटल चार्ज कंजर्व होना चाहिए, टोटल इनिशियल चार्ज बराबर टोटल फाइनल चार्ज। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ 5 कूलम है, यहाँ 5 कूलम दिख रहा है, यहाँ पर 7 कूलम दिख रहा है। दोनों को कांटेक्ट करने के बाद आपको पता है इस पर 6 कूलम और इस पर भी 6 कूलम। अब टोटल किया जाए तो ये भी टोटल 12 आएगा और ये भी टोटल 12 आएगा। तो ये चीज होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। तो ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिफिकेशन की बात करते हैं, मतलब चार्ज कैसे आता है इसके बारे में बात करते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं। चार्ज की प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली। चार्ज की प्रॉपर्टी जो है वो चीज हम लोगों ने क्लियर कर लिया कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। अब यहाँ पर हमारा आपको पता होना चाहिए कि मैटर कितने टाइप का होता है। सबसे पहले 3 टाइप का, कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। यहाँ देखिए कंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है और सेमीकंडक्टर क्या होता है। सबसे पहले हम कंडक्टर की बात करें, कंडक्टर इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो इजिली, जहां पर आसानी से चार्ज फ्लो हो जाता है, या आप कह सकते हो जहां इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बाउंडेड नहीं होते, जहां फ्री होते हैं, वो क्या कहलाता है, कंडक्टर। जैसे मोस्ट ऑफ द मेटल जो है वो गुड कंडक्टर कहलाते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है कि बाउंडेड इलेक्ट्रॉन और अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन आपको समझना है। तो जहां पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो जहां पर बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होगा वो आपका कंडक्टर नहीं होगा, और जहां अनबाउंडेड इलेक्ट्रॉन होंगे वहां पर आपके कंडक्टर आएंगे। अगर यहाँ पर बात किया जाए तो कंडक्टर की, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री है मूव करने के लिए, तो वो कंडक्टर हो गया। अगर इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर जो होता है इज अ मटेरियल थ्रू विच चार्ज फ्लो पुअरली और नॉट एट ऑल। याद रखो, या तो चार्ज पुअरली फ्लो होगा या होगा ही नहीं।
जैसे सिल्क एंड कॉटन थ्रेड, रबर एंड मेनली प्लास्टिक आर गुड इंसुलेटर। याद रखना है ये सब इंसुलेटर है जहां पर इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होता है, जहां पर बाउंडेड होगा वहां पर क्या होगा, इंसुलेटर कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन बाउंडेड का मतलब वो फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, कंडक्शन बैंड में नहीं है। अगर देखा जाए तो सेमीकंडक्टर में हम लोग पढ़ते हैं वैलेंस और कंडक्शन बैंड, अभी उसका डिस्कशन नहीं करना, बस याद रखो बाउंडेड नहीं होता, इसमें बाउंडेड होता है इंसुलेटर में, तो वो क्या कहलाता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करूं तो यहां पर कुछ बाउंडेड होता है, कुछ अनबाउंडेड होता है, जिसके वजह से करंट फ्लो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो कहलाते हैं आपका सेमीकंडक्टर। तो आपको इतना ध्यान देना है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम और आर्सेनिक, ये सब क्या है आपके सेमीकंडक्टर एलिमेंट में आते हैं। अब मेथड ऑफ चार्जिंग, देयर आर 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। ये 3 मेथड से चार्जिंग होती है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है, ये चीज आपको याद रखना है। देखो आज की बेसिक क्लास है, आज आपको पता है कि आज की क्लास में आप पहली क्लास में मेनली आप कंसेप्ट के बारे में जानते हो, तो आज पहली क्लास में हम लोग कंसेप्ट ही देख रहे हैं, जो बेसिक प्रॉपर्टी है, बेसिक कंसेप्ट है, वो चीज जानना है। यहां पर चार्ज बाय फ्रिक्शन सबसे पहले आता है, चार्ज बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन को ही कहा जाता है रबिंग मेथड ऑफ चार्जिंग। याद रखिएगा रबिंग मेथड, अगर दो बॉडी को रब करते हैं, रब करने की वजह से उस पर क्या आता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है, ये कहलाता है रबिंग मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्ज का रबिंग मेथड, जिससे चार्ज जो है रब करने से प्रोड्यूस होता है, वो रबिंग मेथड ऑफ चार्जिंग होता है। यहां पर अगर बात किया जाए रबिंग मेथड ऑफ चार्जिंग का, रबिंग मेथड ऑफ चार्जिंग का, तो आपको यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि जैसे कोई भी दो बॉडी है, कोई भी दो बॉडी है यहां पर, उसको अगर रब किया जाता है तो उससे क्या होता है, चार्ज प्रोड्यूस होता है। तो रब करने में भी एक एक कंडीशन आता है कि जो मोशन में होता है, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है, या जो मोशन में होता है, और अगर कोई रेस्ट में है दूसरा मोशन में है, मान लो इसको रेस्ट में रखा, इसको मोशन में रखा, इसको हमने इस पर रब किया, जब इस पर रब करेंगे तो जो मोशन में होता है उस पर आपका नेगेटिव मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव चार्ज आता है, जो रेस्ट में होता है उस पर मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे ग्लास रॉड को अगर हम किसी सिल्क पर क्या है रब करेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो रब करेंगे तो सिल्क, ग्लास रॉड को सिल्क पर रब, सिल्क से रब करेंगे तो आपको पता है सिल्क को ग्लास रॉड पे रब करना पड़ेगा, तो सिल्क पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और ग्लास रॉड पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। इस प्रोसेस को कहते हैं आपका फ्रिक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अगला है इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड क्या कहता है कि विदाउट टचिंग अगर चार्ज प्रोड्यूस करवाया जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर एक जैसे एग्जांपल के तौर पर ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, इसको एक इंसुलेटर के पास लाया गया, मान लो इंसुलेटर के पास लाया गया, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इसके इफेक्ट की वजह से इस पर क्या आया, इस पर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया, तो ये जो होता है चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको टच नहीं करवाया गया, विदाउट टचिंग ये चार्ज आया, तो ये क्या कहलाता है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। व्हेन चार्ज ऑब्जेक्ट ब्रॉट क्लोज टू एन अनचार्ज ऑब्जेक्ट, नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट एक्यूमुलेट ऑन द लेफ्ट साइड। ये चीज हो गया, जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको बताया कि कैसे आपका एक्यूमुलेट हुआ, तो ये आपका जो होता है ये कहलाता है आपका इंडक्शन मेथड ऑफ चार्जिंग। अगला जो है आपका, अगला जो है कंडक्शन मेथड। अगर दो ऑब्जेक्ट को टच किया गया, टच करने की वजह से जो चार्ज आता है वो कंडक्शन मेथड होता है। जैसे दो लाइक चार्ज है, Q1 और Q2, दोनों दो लाइक एलिमेंट है, दोनों को टच किया गया, दोनों को टच किया गया तो दोनों पर आफ्टर टचिंग जो चार्ज आएगा, इस पर आएगा Q1 प्लस Q2/2 और इस पर भी आएगा Q1 प्लस Q2/2। ये चीज आपको याद रखना है। अगर टच करने के बाद उसको दूर किया गया तो उस पर Q1 प्लस Q2/2 और Q1 प्लस Q2/2 आएगा। तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग आपको ध्यान देना है, ये चीज है। जैसा कि अक्षय कुमार जो है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। यहां पर अगर देखा जाए तो, अगर बात किया जाए तो ये मेथड ऑफ चार्जिंग है, चार्जिंग बाय इंडक्शन, जो कि मैंने आपको बताया चार्जिंग बाय इंडक्शन और कंडक्शन क्या होता है। अब आता है अगला टॉपिक, कूलॉम्स लॉ। अगला टॉपिक है कूलॉम्स लॉ।
कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है कि कोई भी, इट स्टेट दैट, याद रखिएगा, इट स्टेट दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन between two static charge is directly proportional to product of their charge and inversely proportional to square of distance between them। यही कहता है कूलम्ब्स लॉ। मतलब कहता है कि मान लो दो चार्ज है, ये थोड़ा सा टेक्निकल एरर हो गया, कोई बात नहीं। Q1 और Q2 दो चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी r है। दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है, मान लो ये इसको एक दूसरे, ये इसको इधर फोर्स लगाया, ये इस पर इधर फोर्स लगाया, ये F फोर्स लगाया। आपको पता होना चाहिए दोनों पर सेम फोर्स लगता है, और ये फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर होता है। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ कहलाता है। It states that force of attraction or repulsion between 2 point electric charge at rest, मैंने कहा static charge, is directly proportional to product of the magnitude of charge and inversely proportional to square of distance between them and act along the line joining of two charge। ये पूरा डिफिनीशन जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक्सप्लेन किया, वो यही डिफिनीशन है। आपको क्लियर होना चाहिए, आपको डिफिनीशन क्लियर होना चाहिए। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अब दोनों को एक साथ लिखोगे तो आएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आता है जिसको हम लोग लिखते हैं F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये होता है आपका कूलम्ब्स लॉ का फार्मूला। दो चार्ज के बीच लगने वाला फोर्स जो कि यहां पर आपको दिखाया गया, कूलम्ब्स लॉ के दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में यहां पर स्टडी की गई। तो यहां पर है कूलम्ब्स लॉ, जो कि मैंने आपको बताया। कूलम्ब्स लॉ के बारे में आपको ये चीजें मैंने बताया, आपको वही चीजें लिखा हुआ है। यहां देखो दो चार्ज है, दो चार्ज है Q1 Q2, दोनों के बीच की दूरी कुछ है r। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, दोनों को एक साथ लिखा गया। तो F इक्वल टू, अब प्रोपोर्शनलिटी हटा तो एक कांस्टेंट आया जिसको K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर कहा। K की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसी को कहते हैं, यही कहलाता है 9 × 10⁹। और याद रखिए एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कहलाता है परमिटिविटी इन स्पेस। परमिटिविटी इन स्पेस ये होता है एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है परमिटिविटी इन स्पेस का एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। और याद रखिए इसकी यूनिट होगी आपका कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये चीज आपको याद रखना है। ये सब चीजें मैंने आपको बताया कि कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो ये आपका यूनिट दिख रहा है। ये चीज मैंने आपको बता दिया कि कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स क्या होता है। परमिटिविटी ऑफ एयर एंड फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट के बारे में यहां से निकाला गया, एप्सिलॉन नॉट के बारे में यहां पर बताया गया। F की वैल्यू होती है, वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट जो कि मैंने बताया था कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो भी वैल्यू बताई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁹ है। और आपको पता होना चाहिए कि ये चीजें होती है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ऑफ फोर्स, क्योंकि आपको पता है फोर्स जो है वो वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो आपको यहाँ पर दो चार्ज Q1 Q2 दिया है, दोनों के बीच की दूरी r है। आपको पता है इस पर जो फोर्स लगा, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो इसको लिखा मैंने F12 वेक्टर, और फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वो जो होगा वो होगा F21 वेक्टर। लेकिन अगर F वेक्टर की वैल्यू की बात करें तो आपको पता है कि कहां पर लग रहा है, 1 पर, किसके वजह से, 2 के वजह से। तो इसको हमने 1 2 लिख दिया। जैसे मान लो हमने कहा कि दो चार्ज है, एक है A एक है B। अगर हमने कहा कि B पर लग रहा है A की वजह से, तो कैसे लिखोगे, FBA वेक्टर। तो याद रखिएगा ये तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 F12 वेक्टर बराबर, जो यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ R21 होगा, याद रखिएगा। तो F12 वेक्टर बराबर 1/4 Q1 Q2 बाई RQ इंटू R21 वेक्टर। ये फार्मूला आपको याद रखना है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म का। तो इस पर हम लोग अगर सही से लिखें तो F12 वेक्टर इक्वल टू K Q1 Q2 बाई RQ इंटू R21 वेक्टर। ये चीज आपको याद रखना है। ये फार्मूला आपका है कूलम्ब्स लॉ का।
वैसे ही F21 वेक्टर निकाल लिया, तो F21 वेक्टर अगर निकालेंगे तो वो होगा कि फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई RQ R12 वेक्टर। ये चीज याद रखना है। और जो भी लिखा होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 वेक्टर, याद रखिए दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, तो F12 बराबर F21, ये चीज याद रखना है। ये चीज याद रखना है, F12 वेक्टर बराबर F21 वेक्टर। अब यहाँ पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं जो चार्ज डेंसिटी से रिलेट करते हैं। चार्ज डेंसिटी, कितना चार्ज होता है, वो 3 टाइप का चार्ज डेंसिटी होता है। चार्ज डेंसिटी मास अपॉन, अगर देखा जाए तो वॉल्यूम, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अगर चार्ज डेंसिटी की बात करूं तो चार्ज अपॉन, अब वो 3 चीजें हो सकती है, यहां तो वॉल्यूम लिख दिया तो ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा, लेकिन हो सकता है चार्ज पर यूनिट लेंथ हो सकता है चार्ज पर यूनिट एरिया हो। तो तीनों केस हम लोग देखते हैं। तो चार्ज डेंसिटी जो होता है, अगर बात किया जाए तो 3 चार्ज डेंसिटी है। पहला आपको दिख रहा है लिनियर चार्ज डेंसिटी। लिनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल। याद रखिएगा कि चार्ज पर यूनिट लेंथ जो होता है वो लिनियर चार्ज डेंसिटी होता है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा बराबर क्यू बाई ए, और यहाँ पर इसको हम लोग कह सकते हैं सिग्मा बराबर क्यू बाई ए। तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं, ये होता है क्यू बाई वी। याद रखो यूनिट लेंथ में जो चार्ज होगा वो लेमडा कहलाएगा, यूनिट एरिया में जो चार्ज होगा वो कहलाएगा सिग्मा, और यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो कहलाएगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो। और इस तरीके से 3 टाइप के चार्ज डेंसिटी होते हैं, और इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं आगे चल के आपको गॉस थ्योरम में, या आपका गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम लोग इसके बारे में क्वेश्चन देखेंगे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। चार्ज डेंसिटी तक आज की क्लास हम लोग देखते हैं। आपको 3 चीजें बताई, इलेक्ट्रिक चार्ज और कूलॉम्स लॉ, और आपको चार्ज डेंसिटी के बारे में डिस्कस किया। इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोगों की हर चैप्टर के एंड में 2 से 3 क्लास आपके न्यूमेरिकल के होंगे, जिससे कि आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। इस तरीके से आज की क्लास हम समाप्त यहीं पर खत्म करते हैं। लेकिन वीडियो को जितना हो सके आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि बहुत से लोगों का फायदा हो सके। आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।